हाँ जी साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका राजस्थान की इस क्लास में। राजस्थान इतिहास हम पढ़ रहे थे और आधुनिक राजस्थान का सबसे आखिरी टॉपिक आज हम अध्ययन करने वाले हैं। ये है राजस्थान का इतिहास। और राजस्थान के इतिहास में हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वो है साहब राजस्थान का एकीकरण, इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान। राजस्थान का एकीकरण। अब एकीकरण में क्या पढ़ना है ये तो इसके नाम से पता चल रहा है। एकीकरण में हमें एक करना है, कुछ बिखरा हुआ है इसको एक करना है, तब जाके एकीकरण कंप्लीट होगा। किसे एक करना है? तो साहब उस समय राजस्थान जो है वो आज के राजस्थान की तरह ऐसा नहीं है कि 33 जिले थे या इसे राजस्थान कहा जाता था। उस समय अलग अलग 19 रियासतें हुआ करती थी। 19 रियासतें मतलब जहां पर सीधे सीधे राजा महाराजाओं का शासन था। उसके अलावा 3 ठिकाने थे। पिछली क्लास में भी इन 3 ठिकानों के बारे में मैं बात कर चुका हूं। लावा जो टोंक से अलग हुआ, कुशलगढ़ जो बांसवाड़ा से अलग हुआ और नीमराणा जो अलवर से अलग हुआ, और एक अजमेर मेरवाड़ा चीफ शिप। और अजमेर मेरवाड़ा चीफ शिप जो है इस पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष नियंत्रण हुआ करता था। तो राजस्थान इस समय 3 टुकड़ों में था। एक टुकड़ा जहां 19 रियासतें अलग अलग हिसाब से काम कर रही थी, 3 ठिकाने, और एक जहां पर अंग्रेजों का सीधा सीधा शासन था। इन 19 रियासतों, 3 ठिकानों और अजमेर मेरवाड़ा के चीफ शिप को मिलाकर हमने हमारा प्यारा राजस्थान बनाया। यह हमारे एकीकरण का टॉपिक है। एकीकरण टोटल 7 चरणों में कंप्लीट हुआ हमारा एकीकरण। और इस एकीकरण में टाइम कितना लगा? तो 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन, यानी कि 8 साल 7 महीने और 14 दिन का टोटल टाइम लगा इस एकीकरण को कंप्लीट होने में। अब एकीकरण को समझने से पहले सबसे पहले हम ये देखें कि वास्तविकता में क्या आवश्यकता थी एकीकरण करने की, या एकीकरण क्यों किया गया, कहां से इसकी शुरुआत हुई, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। राजस्थान का एकीकरण करने के लिए हम 2 चरणों में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि अंग्रेजों ने इस एकीकरण के लिए क्या प्रयास किए, और दूसरा एकीकरण में राजाओं की क्या भूमिका रही, राजाओं ने जो देसी रियासतों के राजा थे इनके क्या प्रयास रहे, इसके बारे में देखते हैं। राजस्थान में एकीकरण का सबसे पहला सर्वप्रथम अगर किसी ने प्रयास किया था तो 1939 में एक गवर्नर जनरल हुआ करता था, वायसराय हुआ करता था, जिसका नाम है लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो ने पहली बार राजस्थान के एकीकरण का प्रयास किया था। उसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया, 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। इसमें भी कहीं ना कहीं संघ की बात की गई थी, भारत संघ की या भारतीय संघ की इसमें बात की गई थी। और भारतीय संघ का मतलब कि जितनी भी देसी रियासतें हैं इन देसी रियासतों को मिलाकर भारतीय संघ में शामिल कर दिया जाएगा। उसके बाद 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आई और इस माउंटबेटन में कहा गया कि 2 देश बनेंगे, एक पाकिस्तान बनेगा और एक हिंदुस्तान यानी कि हमारा प्यारा भारत बनेगा। तो भारत और पाकिस्तान की बात माउंटबेटन योजना में कही गई। इसे डिकी बर्ड प्लान भी कहा जाता है। इस माउंटबेटन योजना को ही अप्लाई करके 18 जुलाई 1947 को एक अधिनियम पारित किया गया, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इस भारत स्वतंत्रता अधिनियम के माध्यम से ही हमें जो है वो आजादी मिली थी। इस भारत स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 8 के तहत देसी रियासतों पर अंग्रेजों का जो शासन था उसकी समाप्ति कर दी गई। तो धारा 8 ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ब्रिटिश कि जो अंग्रेजों का जो अधिकार था, ब्रिटिश देसी रियासतों पर अंग्रेजों का जो हस्तक्षेप था उसको समाप्त कर दिया गया। किस पर से? देसी रियासतों पर से। देसी रियासतों पर से ब्रिटिश अधिकार को समाप्त कर दिया गया। किस धारा के तहत? तो धारा नंबर 8। किसकी धारा? तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 के तहत। अब इस भारत स्वतंत्रता अधिनियम में एक बात यह कही गई कि भारत की जितनी भी रियासतें हैं वो 3 तरीके से स्वतंत्र है, या तो वो भारत में मिल जाए, या वो पाकिस्तान में मिल जाए, या फिर वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व कायम रख सके। तो अंग्रेजों की तरफ से जो
एकीकरण के लिए या भारत के निर्माण के लिए जो प्रयास किए गए थे, उनमें सबसे पहले लॉर्ड लिनलिथगो का नाम आता है, फिर क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, इनमें भी भारतीय संघ की कहीं ना कहीं बात की गई थी। और माउंटबेटन योजना में प्रस्ताव आया कि भारत और पाकिस्तान नाम के दो अलग अलग देश बनेंगे। और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में यह सीधा सीधा कहा गया कि अब अंग्रेजों से भारत मुक्त हो चुका है और यहाँ की जितनी भी देसी रियासतें हैं वो या तो भारत में मिल जाए या पाकिस्तान में मिल जाए या फिर वो अपने आप को स्वतंत्र देश घोषित कर सकती है। ठीक है साहब, चलो। और इस भारत स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 8 के तहत ही देसी रियासतों पर से अंग्रेजी शासन का समापन कर दिया गया। तो ये तो थे अंग्रेजों के प्रयास, जो अंग्रेजों ने एकीकरण के रूप में या भारत के निर्माण के लिए काम किए। इधर दूसरी तरफ राजस्थान के भी राजा लगे हुए थे। राजस्थान के राजाओं में, क्योंकि राजस्थान के जब देश आजाद हुआ तो उस समय तक सभी राजाओं को लगभग ये लग चुका था कि अब राज सत्ता का अंत होने वाला है, देश में लोकतंत्र की स्थापना होने वाली है, देश में नया संविधान आने वाला है। तो अब राजाओं के जो विशेषाधिकार थे, जो रियासतों में रजवाड़ों के अंदर राजा के पास जो पावर थे, क्योंकि रियासतें 19 रियासतें और पूरे भारत में अगर देखा जाए तो 365 के आसपास रियासतें। तो रियासत का मतलब है कि वहां राजा का संप्रभु शासन है, वहां किसी के अंडर में नहीं है राजा। यानी कि राजस्थान में 19 रियासतें होने का मतलब ये है कि अपने अपने अलग अलग रियासतों में अपने आप को एक देश के रूप में थे ये। तो 19 देश राजस्थान के अंदर थे। ये राजा जो रजवाड़े थे ये देश के रूप में काम कर रहे थे, किसी के अंडर नहीं थे, अलग अलग बटे हुए थे। तो 19 रियासतें, 3 ठिकाने और अजमेर मेरवाड़ा एक चीफ सिर्फ यहाँ हुआ करता था। और इन सबको ये लग चुका था कि अब देश आजाद हो चुका है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम आ चुका है और अब राज सत्ता का अंत होने वाला है, राजतंत्र खत्म होने वाला है, लोकतंत्र की स्थापना होने वाली है। ऐसे में कोई भी राजा ये नहीं चाहता था कि हम किसी भी संघ के अंडर आए। न तो वो भारत में मिलना चाहते थे, न वो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, क्योंकि भारत और पाकिस्तान में अगर वो मिल जाएंगे तो उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, फिर राजा का तो अधिकार खत्म हो जाएगा ना, फिर तो सरकारों का अधिकार स्टार्ट हो जाएगा। तो कोई भी राजा अपने अधिकार नहीं छोड़ना चाहता था। तो राजाओं ने सोचा कि एक काम करते हैं, छोटी छोटी रियासतें जो आसपास बिखरी हुई है इनको मिलाकर एक बड़ी रियासत का निर्माण कर लिया जाए तो हम स्वतंत्र रह जाएंगे, एक बड़े देश का निर्माण कर लिया जाए। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले प्रयास राजस्थान में अगर किसी के द्वारा किया गया, राजाओं के द्वारा एकीकरण का जो प्रयास किया गया, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो प्रयास था वृहत हाड़ौती बनाने का प्रयास। कोटा के शासक थे भीम सिंह जी। भीम सिंह जी के द्वारा पहली बार प्रयास किया गया और भीम सिंह जी ने कोटा झालावाड़ के शासकों को बुलाया और कहा कि एक वृहत हाड़ौती का निर्माण हम कर लेते हैं। और वृहत हाड़ौती का निर्माण कर लेंगे तो चूंकि एक बड़ी रियासत के रूप में अपन आ जाएंगे, क्योंकि कोटा, बूंदी और झालावाड़ मिलके तो एक बड़ी रियासत हो जाएगी, और बड़ी रियासत हो जाएगी तो हम अपना स्वतंत्र अस्तित्व जो है वो कायम रख सकते हैं। लेकिन जब झालावाड़ और बूंदी वाले आए तो उन्होंने भीम सिंह जी से पूछा, भाई चलो ठीक है हम वृहत हाड़ौती का निर्माण तो कर लेते हैं, लेकिन इसमें फिर प्रधानमंत्री कौन बनेगा, राजधानी किसे बनाया जाएगा। भाई देश अगर हम बना रहे हैं अलग से अपनी रियासत का स्वतंत्र अस्तित्व कायम करना चाहते हैं तो फिर बताओ राजा कौन बनेगा इसमें, प्रधानमंत्री। तो भीम सिंह जी ने कहा भाई ऑब्वियसली बात सीधी सी है, अगर मैं बुला रहा हूं, मैं वृहत हाड़ौती का निर्माण कर रहा हूं, अगर मैंने ये प्लान बनाया है तो राजा भी मैं रहूंगा, प्रधानमंत्री भी मैं रहूंगा। बूंदी वालों ने मना कर दिया, क्योंकि वंश परंपरा में बूंदी वाले जो हाड़ा चौहान थे वो कोटा वाले हाड़ा चौहानों से ऊपर थे, क्योंकि पहले बूंदी की स्थापना हुई थी और उसके बाद बूंदी से ही जो है वो कोटा के हाड़ा चौहान निकले थे। इसलिए बूंदी वालों ने इस बात को लेकर इनकार कर दिया। फिर इसके बाद एक दूसरा प्रयास किया गया मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह जी के द्वारा। इन्होंने राजस्थान में अपना स्वतंत्र अस्तित्व कायम करने के लिए राजस्थान यूनियन नाम से एक इकाई बनाने का प्रयास किया। पहली बार 25-26 जून 1947 को इन्होंने राजस्थान, गुजरात और मालवा के शासकों को बुलाकर एक सम्मेलन किया। इसमें राजस्थान, गुजरात और मालवा के 22 शासकों ने भाग लिया 25 और 26 जून को। दूसरा सम्मेलन इनके द्वारा बुलाया गया 23 मई 1947 को, और वहां भी यही प्रयास किया गया, इसमें भी, कि राजस्थान यूनियन बनाते हैं और सारी रियासतें मेरे अंडर काम करेगी
चूंकि राजस्थान, गुजरात और मालवा यानी कि मध्य प्रदेश, इन तीनों को मिला लेंगे तो हम अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख लेंगे। जैसे भारत बन रहा है, जैसे पाकिस्तान बन रहा है, वैसे ही एक राजस्थान यूनियन के नाम से एक अलग से देश बना लेंगे अपन। लेकिन ये योजना भी सक्सेस नहीं हुई। इसके बाद ऐसा ही प्रयास जयपुर वाले ने किया। वृहत ढूंढाड़ बढ़ाने की योजना मान सिंह जी के द्वारा बनाई गई और इनके वीटी राघवाचारी, वीटी कृष्णाचारी कुछ नाम था इनका, ये इनके प्रधानमंत्री हुआ करते थे। इनके द्वारा भी एक सम्मेलन का आयोजन यहां करवाया गया। इधर डूंगरपुर वाले वृहत वागड़ बनाने के लिए तैयार है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ को मिलाकर डूंगरपुर के जो शासक थे लक्ष्मण सिंह जी, ये लक्ष्मण सिंह जी भी ये चाहते थे कि वृहत वागड़ का निर्माण हो जाए और हम अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख ले। इधर अंग्रेज प्रयास कर रहे हैं, इधर राजस्थान के राजा अपने अपने प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किसी के भी प्रयास सफल, राजस्थान के राजाओं के कोई प्रयास सफल नहीं हुए। अब यहां पर एंट्री होगी अब ऐसी शख्सियत की जो ये धरे के धरे रह जाएंगे और इन सबको पकड़ पकड़ के राजस्थान के अंदर फिट करने वाला आदमी अब राजस्थान की राजनीति में एंट्री लेगा। ये सारा सब कुछ चल रहा था। राजस्थान के राजा अपनी अपनी मीटिंगें बुला रहे थे, अपना अपना वृहत, कोई राजस्थान यूनियन बनाना चाह रहा है, कोई वृहत ढूंढाड़, वृहत जयपुर और वृहत हाड़ौती, कोई क्या बनाना चाह रहा है। लेकिन सबसे मेन भूमिका अगर एकीकरण में किसी की रही तो वो है साहब रियासती विभाग या रियासती सचिवालय। 5 जुलाई 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एक संगठन बनाया गया, रियासती विभाग। क्योंकि सीधी सीधी सी बात थी, पूरे भारत में 565 रियासतें थी। इन रियासतों में किसी में राजा थे, किसी में नवाब थे। ये न तो भारत में मिलना पसंद करते थे, न पाकिस्तान में मिलना पसंद करते थे, क्योंकि अगर ये भारत और पाकिस्तान संघ में मिल जाएंगे तो इनके अधिकार समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर तो देशों के रूप में लोकतंत्र की स्थापना होगी और लोकतंत्र की स्थापना होगी तो राजतंत्र ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। फिर इन राजाओं को पूछेगा कौन? तो कोई मिलने के लिए तैयार ही नहीं है। ऐसी कंडीशन में जवाहरलाल नेहरू के सामने एक बड़ा मुद्दा था, क्योंकि प्रधानमंत्री अंतरिम सरकार में वही थे। जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि एक ऐसे आदमी को पकड़ा जाए, ऐसे आदमी को इस चीज की जिम्मेदारी दी जाए जो इस एकीकरण को सही तरीके से पूरा कर सके। और भारत की जो 565 रियासतें जो अलग अलग रहना चाहती है, कोई पाकिस्तान में मिलना चाह रही है, कोई स्वतंत्र रखना चाह रही है, इन सबको मिलाकर एक भारत का निर्माण किया जाए। क्योंकि कोई देश जितना बड़ा होगा विश्व स्तर पर उसकी बात उतनी बड़ी तरीके से मानी जाएगी। ऐसा आदमी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के रूप में इनको मिला, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासती विभाग का गठन करवाया 5 जुलाई 1947 को। और इस रियासती विभाग का काम क्या था? इस रियासती विभाग का काम था एकीकरण करना। तो एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही? रियासती विभाग की। और रियासती विभाग का गठन कब किया गया? 5 जुलाई 1947 को। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष बने, इसके मुखिया बने। और वीपी मेनन, क्योंकि एक पढ़ा लिखा आदमी था, अब सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ कागजी कार्रवाई करने वाला एक आदमी तो चाहिए, तो वीपी मेनन माउंटबेटन के निजी सचिव के रूप में पहले काम कर चुका था। ब्रिटिश सरकार के तहत भी कई बड़े पदों पर यह रहा था, बड़ा पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल आदमी था। इसलिए इस रियासती विभाग का सचिव बना दिया गया वीपी मेनन साहब को। और वीपी मेनन साहब की किताब भी है, द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, जो वीपी मेनन के द्वारा लिखी गई है। भारत में किस प्रकार 565 रियासतों को एक किया गया, इसकी जानकारी उस पुस्तक में मिलती है। इस रियासती विभाग के सामने एक चैलेंज था। चैलेंज ये था कि 15 अगस्त, देखो 5 जुलाई 1947 को तो इसका ये बनने वाला है, इसकी स्थापना हुई है। और 15 अगस्त 1947 भारत की आजादी मिलने वाली है। इससे पहले 15 अगस्त 1947 से पहले सारी रियासतों को एक करना है, सारी रियासतों को तैयार करना है। मिलाते तो बाद में रहेंगे, इनसे पहले साइन करवा लो कि हम भारत में ही मिलेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा ठीक है, 1 महीने का टाइम है मेरे पास, 1.25 महीने का टाइम है। 15 अगस्त से पहले मैं ये सारी डील फाइनल कर लूंगा, सभी राजाओं को मैं मना भी लूंगा, लेकिन मेरे काम में कोई भी टांग अड़ाने वाला नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कल को तुम कहो कि साहब इसको तो पाकिस्तान में दे दो, इसको भारत में दे दो। मैं अपने हिसाब से काम करूंगा। और 1 सवा 1 महीने का टाइम था जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने
पूरे भारत की 565 रियासतों को एक भारत के रूप में, श्रेष्ठ भारत के रूप में बांध कर रख दिया। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है साहब आयरन मैन, लौह पुरुष। तो लौह पुरुष इसीलिए कहा जाता है, सबको जोड़ दिया इस आदमी ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होता तो क्या पता कौन सी रियासत पाकिस्तान में होती, भारत का नक्शा ही क्या होता। भारत का जो आज वर्तमान में राजनीतिक नक्शा है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की देन है। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है भारत का लौह पुरुष। तो रियासती सचिवालय की बात हमने देखी। 15 अगस्त से पहले पहले इसने चैलेंज लिया कि 15 अगस्त से पहले पहले जो है सारी रियासतों का एकीकरण में करके दिखा दूंगा। इसके बाद राजस्थान में ऐसी कौन सी रियासत थी जिसने सबसे पहले विलय पत्र पर साइन किए, तो बीकानेर रियासत थी। वहां के शासक शार्दुल सिंह ने 8 अगस्त 1947 को विलय पत्र पर साइन कर दिए। दूसरा, राजस्थान की सबसे आखिरी रियासत कौन सी थी जिसने विलय पत्र पर साइन किए, तो धौलपुर के उदयभान सिंह। धौलपुर रियासत, वहां के राजा उदयभान सिंह जी। ये उदयभान सिंह जी सबसे आखिरी में क्यों रहे, क्योंकि उदयभान सिंह जी भोपाल के नवाब के चक्कर में पड़े हुए थे। भोपाल का जो नवाब था वो नवाब ये चाहता था कि हम पाकिस्तान में मिले, और भोपाल के नवाब का दोस्त था धौलपुर का उदयभान सिंह। उदयभान सिंह को भी उसने तैयार कर लिया कि अपन कहाँ मिलेंगे, पाकिस्तान में मिलेंगे। इसलिए शुरुआत के अंदर तो नानुकुर करते रहे उदयभान सिंह जी, लेकिन बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ढंग से समझाया, अकेले में ले जाके कोने में ले जाके समझाया कि तुम्हारे इतने जूते मारेंगे कि न तुम पाकिस्तान के रहोगे न तुम हिंदुस्तान के रहोगे, न धोबी का कुर्ता, न घर का, न घाट का। इसलिए सीधा सीधा समझा रहे हैं उदयभान सिंह जी, या तो आप आके सीधे राजस्थान में मिल जाओ, यानी कि भारत संघ में मिल जाओ। भोपाल के नवाब के चक्कर में अगर रहोगे तो जूते तुम्हारे पड़ेंगे। तो धौलपुर वाला जो था ना, ये भोपाल के नवाब के चक्कर में उलझा हुआ था, इसलिए सबसे आखिरी में साइन इसने किए, और इसने साइन कर दिए 14 अगस्त 1947 को। अच्छा, ये उदयभान सिंह जी कौन है? ये उदयभान सिंह जी साहब अपनी जो वसुंधरा राजे थी ना, क्या वसुंधरा राजे तो आज भी है पर वो मुख्यमंत्री नहीं है, वसुंधरा राजे सिंधिया। ये वसुंधरा राजे सिंधिया मैडम है ना, उनके ससुर जी हैं उदयभान सिंह जी। ठीक है, उदयभान सिंह जी धौलपुर के राजा हुआ करते थे। ये सबसे आखिर में विलय पत्र पर साइन किए। एक और थे बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह जी। बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह जी ने विलय पत्र पर साइन करते समय एक बात कही जो एग्जाम में कई बार पूछी जाती है कि साहब मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं, मैं अपने मृत्यु प्रमाण पत्र पर साइन कर रहा हूं। और यह बात बिल्कुल सही थी। मृत्यु प्रमाण पत्र क्यों? कि जब राजा से उसका राजतंत्र छीन लोगे, जब राजा के विशेषाधिकार छीन लोगे और राजतंत्र समाप्त करके आप लोकतंत्र ले आओगे तो राजा तो मरे बराबर है। तो मैं अपने विलय पत्र पर, अपने मृत्यु प्रमाण पत्र पर साइन कर रहा हूं। ऐसा किसने कहा? बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह जी के द्वारा ये कहा गया था। इसके बाद आगे की कहानी देखें तो आगे मैंने आपको बताया वीपी मेनन के द्वारा किताब लिखी गई द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, इससे एकीकरण की जानकारी मिलती है। और एक और किताब लिखी गई फ्रीडम एट मिडनाइट, आधी रात को आजादी, डोमिनिक लेपियर और कॉलिंस की ये किताब थी। तो डोमिनिक लेपियर और वीपी मेनन की ये दो किताबें हमने देखी। एकीकरण जब अपना हुआ, एकीकरण तो स्टार्ट कब से हुआ? तो एकीकरण का पहला चरण जो है वो है 18 मार्च 1948 को। और खत्म कब हुआ? तो ये खत्म हुआ 7वें चरण में 1 नवंबर 1956 को। इस तिथि से लेकर इस तिथि के बीच कितना टाइम लगा कि एकीकरण कंप्लीट हुआ? तो आंसर आता है 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन में जाके ये हमारा एकीकरण कंप्लीट हुआ। कुल 7 चरणों में कंप्लीट हुआ। टोटल कितने चरण हुए? 7 चरण। अलग अलग चरणों में अलग अलग रियासतें मिली जिनके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको अगर बताऊं, एग्जाम में एकीकरण में अगर जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा वो प्रश्न है कि साहब ये जो सिरोही है राजस्थान के, ये दक्षिण पश्चिम में जो सिरोही आज वर्तमान में है, इस सिरोही का जो विलय है वो एक बार में नहीं हुआ, ये 2 चरणों में कंप्लीट हुआ। एक तो 6वें चरण में जो सेकंड लास्ट चरण था, और एक 7वें चरण में। 26 जनवरी 1950 को जब 6वां चरण एकीकरण का हुआ उसमें सिरोही का विलय कर लिया गया, लेकिन आबू और देलवाड़ा का विलय नहीं किया गया था। आबू और देलवाड़ा सहित सिरोही का अंतिम रूप से विलय 1 नवंबर 1956 को। तो आपसे अगर मान लो प्रश्न पूछ लिया जाए कि सिरोही का
अंतिम रूप से राजस्थान में विलय कब हुआ? देन आंसर होगा आपका 1 नवंबर 1956 को। तो 1 नवंबर 1956 को सिरोही का अंतिम रूप से राजस्थान में विलय कर लिया गया। और कितने चरणों में हुआ? 2 चरणों में सिरोही का विलय किया गया। यहां अब जब सिरोही का एकीकरण पढ़ेंगे, जब विलय पढ़ेंगे, 6वां 7वां चरण हम पढ़ेंगे, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या कारस्तानी की थी उसके बारे में भी हम देखेंगे। फिर कुछ सामान्य सी जानकारियां, जब एकीकरण हुआ उस समय सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? तो उदयपुर रियासत, मेवाड़ रियासत थी। सबसे नई रियासत कौन सी थी? तो झालावाड़ थी। और मैंने आपको बताया था 1836 या 1838 में कोटा से अलग करके झालावाड़ बनाया गया था। उसके बाद सबसे बड़ी रियासत क्षेत्रफल की दृष्टि से देखे तो मारवाड़ रियासत, जोधपुर रियासत थी। और सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? तो शाहपुरा रियासत, जो भीलवाड़ा में थी, मेवाड़ से अलग होकर वर्तमान भीलवाड़ा में ही है। और उस समय मेवाड़ रियासत का हिस्सा हुआ करती थी। शाहजहां के द्वारा यह शाहपुरा बनाया गया था अलग से। अब 19 रियासतें जो थी, इन 19 रियासतों में से पाकिस्तान में कौन कौन सी रियासत मिलना चाहती थी भाई? तो जोधपुर और धौलपुर। धौलपुर जो उस समय शासक था यहां का उदयभान सिंह, मैंने आपको बताया भोपाल नवाब के चक्कर में था उदयभान सिंह। और जोधपुर के शासक थे हनुवंत सिंह जी, हनुवंत सिंह जी। ठीक है, तो हनुवंत सिंह जी जोधपुर वाले और उदयभान सिंह जी धौलपुर वाले। ये दोनों किसके चक्कर में थे? ये चक्कर में थे भोपाल के नवाब के चक्कर में। और भोपाल का नवाब इनको पाकिस्तान में ले जाना चाहता था, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ऐसा होने दे सकते हैं क्या? सरदार वल्लभ भाई पटेल का और साथ ही साथ लॉर्ड माउंटबेटन का राजस्थान और भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण स्थान है, हमेशा याद रखना चाहिए। अब साहब एक चीज देखो, आप सरदार वल्लभ भाई पटेल ने काम करना शुरू किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब ढंग से भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का अध्ययन किया, तो उसमें जो ये प्रावधान था कि कोई भी रियासत, भाई हम तो 2 देश बनाएंगे, भारत और पाकिस्तान, कोई भी रियासत या तो पाकिस्तान में मिल सकती है, या वो भारत में मिल सकती है, या अपना स्वतंत्र अस्तित्व कायम रख सकती है। ठीक है बात, यह प्रावधान था भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में। लेकिन एक चीज प्रैक्टिकली आप ये सोचो, कोई भी राजा क्यों चाहेगा कि वो भारत संघ में मिले, और कोई भी राजा क्यों चाहेगा कि वो पाकिस्तान संघ में मिले? अगर स्वतंत्र अस्तित्व कायम रखने का प्रावधान है तो प्रत्येक राजा ये चाहेगा कि मेरा स्वतंत्र अस्तित्व रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब इसको पढ़ा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि एकीकरण में सबसे बड़ा रोड़ा तो यही है, रियासतें नाटक क्यों कर रही है? क्योंकि प्रावधान है लिखित में। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने माउंटबेटन को फोन किया कि माउंटबेटन जी, ये ब्रिटिश संसद ने जो ये प्रस्ताव पारित किया है इसमें संशोधन करवाओ, और संशोधन करवाओ इस बात का कि या तो भारत में मिलो या पाकिस्तान में मिलो। तुम्हारे पास 2 प्रस्ताव है, 2 ऑप्शन है। तीसरा जो ऑप्शन है ना कि आप स्वतंत्र अस्तित्व कायम रख सकते हो, इस पर आप कुछ ना कुछ शर्त बनाओ। और शर्त बनाई गई कि जिस भी रियासत की जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है और जिसकी वार्षिक आय 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, जिस भी रियासत की, उन रियासतों को ही अपना स्वतंत्र अस्तित्व कायम रखने का प्रावधान है। तो स्वतंत्र कौन रह सकती है? कि जिसकी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा हो और जिसकी वार्षिक आय 1 करोड़ से कम हो, और इन्हें कहा गया जीव राज्य। तो उस समय राजस्थान में केवल 4 रियासतें ऐसी थी जो इस मापदंड पर खरी उतर रही थी, जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व कायम रख सकती थी। उन 4 रियासतों में एक आपकी जयपुर है, एक आपकी जोधपुर है, बीकानेर है और उदयपुर है। तो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर, ये ही रियासतें वे थी जो केवल और केवल राजस्थान में अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकती थी। बाकी 19 में से जो 15 रियासतें हैं, 15 रियासतें, उनके पास केवल 2 ऑप्शन थे कि या तो आपको भारत संघ में मिलना है या आपको पाकिस्तान में मिलना है। ठीक है, और भारत संघ में मिलने से पहले किस में मिलना पड़ेगा? आपको राजस्थान में मिलना पड़ेगा, राजस्थान बनाना पड़ेगा। तो केवल 4 रियासतें ऐसी थी जिनके ऊपर कोई दबाव नहीं बनाया जा सकता था कि आप भारत में मिलो, पाकिस्तान में मिलो, ये अपनी मर्जी के मालिक थे। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर। क्यों? क्योंकि इनकी वार्षिक आय 1 करोड़ से ज्यादा थी और जनसंख्या इनकी 10 लाख से ज्यादा थी। तो यह प्रावधान सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जुड़वा दिया गया। आगे देखें तो एकीकरण के चरणों की अगर हम बात करें, मैंने आपको कहा 7 चरण है टोटल। इन 7 चरणों में देखो, राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत 18 मार्च 1948 को ही, 1948 को एकीकरण का ये पहला चरण है।
पहला चरण एकीकरण का 18 मार्च 1948 से शुरू हुआ। कई किताबों में जैसे एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में 17 तारीख भी मिलती है, 17 और 18, अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए तो फिर 17 तारीख करना है अपन को। ठीक है साहब, 17 तारीख को निर्णय ले लिया गया था, लेकिन एकीकरण जो किया गया था ना वो 18 मार्च से स्टार्ट हुआ था। तो 17 अगर ऑप्शन में आ जाता है तो फिर 17 करना है, क्योंकि जो एनसीईआरटी किताब कहती है वो 17 मार्च बताया जाता है। 18 मार्च अपन यहां मान के चलते, 18 मार्च 1948 से एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई और पहले चरण में 4 राज्यों को मिलाया गया, 4 रियासतों को मिलाया गया। एबीसीडी, एबीसीडी मतलब अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, और इन सबको मिला के नाम रख दिया गया मत्स्य संघ। क्यों रखा गया? क्योंकि प्राचीन राजस्थान में विराटनगर इसकी राजधानी हुआ करता था और ये वाला एरिया मत्स्य संघ के मत्स्य जनपद के अंतर्गत आता था। इसलिए एक विद्वान जिनका नाम है के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, इन के.एम. मुंशी ने सिफारिश लगाई कि ये जो चरण है, ये जो 4 राज्यों को हम मिला रहे हैं, इनका नाम क्या होना चाहिए? मत्स्य संघ। तो मत्स्य संघ का नामकरण किसके सिफारिशों पर किया गया? के.एम. मुंशी की सिफारिशों पर। अब आपको अगर तारीखें याद नहीं होती तो वो देखो क्या तरीका है। देखो, सबसे पहले 18 मार्च से ये शुरुआत हो रही है। अब अगर अवधि में हम दिन जोड़े आगे, तो सबसे पहले क्या जोड़ेंगे? 7 दिन जोड़ेंगे, फिर क्या जोड़ेंगे? फिर 1 महीना जोड़ेंगे, फिर क्या जोड़ेंगे? 1 साल जोड़ेंगे। तो ये बढ़ते हुए क्रम में हम देखते हैं। 18 मार्च में आप 7 दिन जोड़ दो, 18 मार्च में अगर आप 7 दिन जोड़ोगे तो फिर निकल कर आएगा 25 अप्रैल। ठीक है साहब, सॉरी ये 25 मार्च, ये 25 मार्च। 18 मार्च में अगर आप 7 दिन जोड़ देते हो तो यहां फिर 25 मार्च। तो 18 मार्च को पहला चरण कंप्लीट हुआ, दूसरा हुआ आपका 7 दिन बाद, यानी कि 7 दिन इसमें जोड़ दो तो 25 मार्च 1948। इस चरण को पूर्वी राजस्थान के नाम से जाना गया। पूर्वी राजस्थान क्यों कहा गया? क्योंकि पूर्वी राजस्थान की जो रियासतें थी वो सारी रियासतें इसमें आकर मिल जाती है। उसके बाद तीसरा चरण हुआ। अब देखो, आप पहले चरण में हमने 7 दिन जोड़े तो 25 मार्च आया। अब पहले चरण में आप फिक्स 1 महीना जोड़ दो तो 18 अप्रैल आएगा, नहीं आएगा? 18 मार्च में 1 महीना जोड़ो, 18 अप्रैल, 18 अप्रैल 1948। इसका नाम रखा गया संयुक्त राजस्थान। उसके बाद चौथा चरण, आप सभी को पता है राजस्थान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है। तो 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान इसका नाम रखा गया। और वृहत राजस्थान क्यों रखा गया? क्योंकि इसी दिन राजस्थान की जो बड़ी बड़ी रियासतें हैं, जैसे जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, ये सारी बड़ी बड़ी रियासतें इस दिन मिल गई थी। तो राजस्थान का एक बड़ा भाग, एक वृहत भाग जो है वो राजस्थान में मिल गया था। तो ये वृहत राजस्थान के नाम से इसे जाना गया। पांचवा चरण में याद रखने का क्या है? 15 मई 1949। तो 15 मई 1949 को यह चरण रखा गया। संयुक्त वृहत राजस्थान इसका नाम रखा गया। आगे सारी चीज अपन देख लेंगे, क्यों संयुक्त वृहत राजस्थान रखा गया, कौन कौन सी रियासतें इसमें मिली थी, सब बताऊंगा अभी। छठा चरण सभी को पता है, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी का क्या ही याद रखना है? 26 जनवरी 1950 इस दिन राजस्थान का नाम विधिवत रूप से राजस्थान रखा गया था। इससे पहले राजस्थान को राजपूताना के नाम से जाना जाता था। तो राजस्थान जो नामकरण दिया गया, ये राजस्थान नाम सबसे पहले 26 जनवरी, इस भौगोलिक अभिव्यक्ति के लिए राजस्थान नाम सबसे पहले 26 जनवरी 1950 के दिन दिया गया था। ठीक है, तो राजस्थान दिवस 30 मार्च और राजस्थान का विधिवत नामकरण 26 जनवरी 1950। और आखिरी चरण, जब ये एकीकरण अपना कंप्लीट हुआ, ये एकीकरण का आखिरी चरण जो कंप्लीट हुआ 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को ये 7वां चरण जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है साहब, अब देखो आप एक एक करके सारे चरण समझते हैं। एक एक करके सारे चरण अपन को समझने हैं और किसमें क्या है ये सारी चीज अपन को याद रखना है। देखो आप एक बार, प्रथम चरण एकीकरण का पहला चरण हम देखते हैं। पहला चरण मैंने आपको बताया 18 मार्च 1948 को, और इसका नाम रखा गया मत्स्य संघ। मत्स्य संघ इसका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये 4 रियासतें,
ये 4 रियासतें राजस्थान के किस वाले एरिया में पड़ती है? तो राजस्थान के ये बिल्कुल पूर्वी वाले एरिया में पड़ती है, सुदूर पूर्व में। ये यहां पर इस वाले एरिया में, ये अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, इस वाले एरिया के अंदर ये सारी रियासतें आ जाती है। ठीक है, तो ये वाला जो पूरा एरिया था ना, ये वाला पूरा एरिया मिला दिया गया इस मत्स्य संघ में। अब आपके दिमाग में एक चीज ये स्टार्ट में ये आ रही होगी कि सबसे पहले ये अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली को ही क्यों मिलाया गया? शुरुआत उदयपुर से भी हो सकती थी, शुरुआत जयपुर से भी हो सकती थी, कहीं से भी हो सकती थी। अलवर, भरतपुर को इसलिए मिलाया गया क्योंकि देखो इस समय महात्मा गांधी की हत्या हो चुकी है 30 जनवरी 1948, महात्मा गांधी खत्म हो चुके हैं। और महात्मा गांधी की हत्या करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था नाथूराम गोडसे। और बताया जाता है कि इस नाथूराम गोडसे का मित्र हुआ करता था अलवर के महाराजा तेज सिंह का प्रधानमंत्री, जिसका नाम था बीएन खरे। ये बीएन खरे जो है अलवर महाराजा का प्रधानमंत्री था। अलवर महाराजा तेज सिंह जी थे और तेज सिंह जी का प्रधानमंत्री बीएन खरे था। और खरे किसका दोस्त था? नाथूराम गोडसे का। तो जब गांधी जी की हत्या हुई, जब इस हत्या की जांच हुई, तो बीएन खरे का सीधा सीधा नाम आया। इसलिए भारत सरकार ने अलवर का पूरा प्रशासन सीधा सीधा अपने हाथ में ले लिया कि अब चला लिए शासन, तेज सिंह जी शासन वापस दो। तो अलवर के महाराजा कौन थे? तेज सिंह जी थे। और इनका प्रधानमंत्री बीएन खरे गांधी जी की हत्या में संदिग्ध पाया गया। और अलवर का प्रशासन सीधे सीधे, अलवर के पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं है, भारत में मिलूं पाकिस्तान में मिलूं, ना ना ना, ये डिसीजन अब तुम नहीं करोगे। ये डिसीजन कौन करेगा? ये डिसीजन भारत सरकार करेगी। इससे लगी हुई एक रियासत थी भरतपुर रियासत। भरतपुर रियासत में उस समय हिंदू मुस्लिम दंगे चल रहे थे। तो यहां के जो राजा थे ब्रजेंद्र सिंह जी, वो भी शासन नहीं चला पा रहे थे, इसलिए अलवर का शासन भी ले लिया और भरतपुर का शासन भी साथ में ले लिया। अब बेचारे ये दो धौलपुर और करौली, जब ये बड़ी बड़ी रियासतें अलवर और भरतपुर को ले लिया, तो धौलपुर और करौली का भी शासन भारत सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये सात चारों जो है वो शामिल हुए और इनको शामिल करके बना दिया गया मत्स्य संघ। अब धौलपुर और करौली वाले कह रहे, धौलपुर वाले कह रहे हैं कि साहब हम राजस्थान में नहीं मिलना चाहते, हमें आप उत्तर प्रदेश में मिला दो, हमें आप मध्य प्रदेश में मिला दो, क्योंकि हमारी आधी पूरी रिश्तेदारी उत्तर प्रदेश में, हमारी जमीनें उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में केवल हमारा घर है। ठीक है, इसलिए फिर इन मत्स्य संघ वालों को यह कहा गया कि ये आप राजस्थान में मिलोगे या आप यूपी में मिलोगे, इसका डिसीजन बाद में किया जाएगा। पहले तो आप एक संघ, वो मत्स्य संघ का निर्माण हुआ, पहले तो आप एक हो जाओ चारों रियासतें, ठीक है, और अपना शासन सीधा सीधा भारत सरकार के हाथ में हैंड ओवर करवा दो। बाद में डिसीजन लिया जाएगा कि आपको राजस्थान में मिलाएंगे या आपको उत्तर प्रदेश में मिलाएंगे। और फिर इनको राजस्थान में मिलाया गया 5वें चरण के दौरान। ठीक है साहब, चलो, इस मत्स्य संघ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो एनवी गोडगिल, उस समय ऊर्जा मंत्री हुआ करते थे भारत सरकार में, एनवी गोडगिल। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को बनाया गया, राज प्रमुख उदयभान सिंह को बनाया गया, उपराज प्रमुख गणेश पाल वासुदेव जो करौली के थे, करौली के गणेश पाल वासुदेव, इनको बना दिया गया। उदयभान सिंह जी कहां के थे? ये धौलपुर के थे, इनको राज प्रमुख बना दिया गया। राज प्रमुख का मतलब है कि इस पूरे रियासतों का सर्वे सर्वा, इस पूरे मत्स्य संघ का सर्वे सर्वा किसे बनाया? राज प्रमुख उदयभान सिंह जी को। राजधानी बनाया गया अलवर को, और इसका उद्घाटन जो एनवी गोडगिल के द्वारा किया गया था, यह भरतपुर के लोहागढ़ किले के अंदर इसका उद्घाटन किया गया। तो भरतपुर का जो लोहागढ़ है ना, इस लोहागढ़ में इसका उद्घाटन किया गया था। तो इस तरीके से यह मत्स्य संघ अस्तित्व में आया। इस मत्स्य संघ का नाम किसके सुझाव पर रखा गया? के.एम. मुंशी के सुझाव पर। ठीक है सर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। अब जब अलवर मिल गया तो अलवर का जो ठिकाना था निमराना, इस निमराना को भी साथ के साथ मिला दिया गया। तो पहले चरण में इन 4 रियासतों का एकत्रीकरण किया गया। अभी राजस्थान में नहीं मिलाया जाएगा, राजस्थान जो बनेगा तब 5वें चरण के अंदर इस मत्स्य संघ को मिला दिया जाएगा। आगे की बात अगर मैं करूं, दूसरा चरण हम देखते हैं। दूसरा चरण 25 मार्च 1948 को हुआ, यानी कि 18 मार्च को पहला, उसके 7 दिन बाद दूसरा। पूर्वी राजस्थान के नाम से इसे जाना गया और इसमें राजस्थान की 9 रियासतों को शामिल किया गया। पूर्वी राजस्थान में राजस्थान की 9 रियासतें शामिल हुई। अब 9 रियासतें कौन कौन सी देखो आप, एक तो बिल्कुल दक्षिण वाली आ जाओ,
ये वाली बिल्कुल दक्षिण वाली है, ये वाली डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ये 3 रियासतें यहां से मिली। एक बिल्कुल ये हाड़ौती वाली आ जाओ तो कोटा, बूंदी और झालावाड़, ये 3 रियासतें। इसके बाद ये साथ साथ लगी हुई रियासतें टोंक, शाहपुरा और किशनगढ़, 3 रियासतें ये मिल गई। इसी समय देखो आप, इसी समय इस उदयपुर वाले महाराजा भूपाल सिंह जी को भी समझाया गया, भाई भूपाल सिंह जी आपके आसपास की सारी रियासतें मिल गई, आप ये बीच के अंदर ये लाल कलर में बैठे हुए हो देखो आप, ठीक है। तो बाद में आप भाई विलय तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है, हम आपकी आज माने न कल माने, तो जब ये बाकी सारी रियासतें मिल रही है ना, तो एक बड़ा भूभाग यहां से यहां तक का सारा एक साथ ही मिल जाएगा, तुम क्यों नखरे कर रहे हो। उदयपुर वाले ने कहा कि तुम मुझे छेड़ ही नहीं सकते, मैं तो स्वतंत्र हूं, 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या है अपने पास, और अपने पास 1 करोड़ से ज्यादा वार्षिक आय आती है, इसलिए आप मुझे नहीं छेड़ सकते। तो ये 9 रियासतें मिली, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, और जब बांसवाड़ा मिल गया तो कुशलगढ़ ऑटोमेटिक मिलना था, टोंक, शाहपुरा और किशनगढ़, जब टोंक मिल गया तो लावा को अपने आप मिलना था, कोटा, बूंदी और झालावाड़ ये हाड़ौती के अंदर आती थी। तो हाड़ौती वाली 3 रियासतें, वागड़ वाली 3 रियासतें, और मध्य में टोंक के आसपास लगा हुआ पूरा एरिया, ये दूसरे चरण के तहत इनको एक करके मिला लिया गया। राजधानी किसे रखा गया, तो जाहिर सी बात है इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा कोटा है, तो कोटा को इसकी राजधानी रख दिया गया। इसका उद्घाटन भी एनवी गौडगिल के द्वारा ही किया गया। देखो पहले का उद्घाटन गौडगिल ने किया, जो उस समय ऊर्जा मंत्री थे, और गौडगिल को फोन करके कहा कि 2, 5, 7 दिन के बाद दूसरा चरण और होने वाला है अपना, बाकी रियासतें भी मान गई, तो एक काम करो भाई, तुम 18 को इधर उद्घाटन कर रहे हो, 25 को उधर चले जाना कोटा साइड, तो वहां उद्घाटन करके आ जाना, तब तक तुम यही रहो। तो गौडगिल ने कोटा दुर्ग के अंदर, याद रखना कौन से किले में है, कोटा दुर्ग में, पहले वाला भरतपुर दुर्ग में, दूसरा कोटे दुर्ग में, तो कोटा के किले में इसका उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री किसे बनाया गया, तो गोकुल लाल असावा, शाहपुरा के थे ये गोकुल लाल असावा। राज प्रमुख किसे बनाया गया, तो इसका राज प्रमुख किसे बनाया जाएगा, भीम सिंह जी को बनाया जाएगा, कोटा वाले भीम सिंह जी आगे रहेंगे हमेशा। अब कोटा वाले भीम सिंह जी को जब बनाया गया तो बूंदी वाले बिदक गए, बूंदी वालों ने कहा कि ना 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 ना, वंश परंपरा में हम कोटा से आगे हैं, कोटा से बड़े हैं, कोटा वाले हमसे छोटे हैं, लेकिन इसको संतुष्ट करने के लिए बूंदी वाले बहादुर सिंह जी को राज प्रमुख बना दिया गया। अब उपराज प्रमुख बना दिया गया। अब उपराज प्रमुख एक कैसे बने, क्योंकि बाकी रियासतों वाले भी तो डिमांड कर रहे हैं ना, किशनगढ़ वाला भी कह रहा है, बूंदी वाला भी कह रहा है, डूंगरपुर वाला भी कह रहा है, बांसवाड़ा वाला भी कह रहा है कि हमें भी बनाओ, हमें भी कुछ पद दो। इसलिए वरिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया बहादुर सिंह जी को, और कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया लक्ष्मण सिंह। और लक्ष्मण सिंह जी कहां के थे, ये लक्ष्मण सिंह जी डूंगरपुर के थे। डूंगरपुर राजस्थान की राजनीति में एक बहुत बड़ा पद है इनके पास रहा, और एक समय आया जब ये मुख्यमंत्री तक भी बनने वाले थे। क्रिकेट में भी इनकी बड़ी रुचि थी, राजस्थान में पहली बार क्रिकेट के टूर्नामेंट भी इन्हीं के द्वारा करवाए गए थे, और क्रिकेट में तो इनसे ज्यादा इनके भाई राज सिंह डूंगरपुर, नाम सुना होगा आपने, ट्रॉफी भी होती राज सिंह डूंगरपुर, बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रहे, तो राज सिंह डूंगरपुर इन्हीं के भाई थे। एक इन्हीं के भाई नगेंद्र सिंह, डॉक्टर नगेंद्र सिंह विश्व न्यायालय में, हेग में, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अंदर न्यायाधीश है, ठीक है। इसके अलावा सबसे ज्यादा शिकार का बहुत शौक था, तो जब राजस्थान के अंदर कानून बना दिए गए कि जंगली जानवरों को नहीं मारना, तो ये शेरों का शिकार करने के लिए भाई अफ्रीका जाता था, तो ये लक्ष्मण सिंह जी थे। ऐसे ऐसे राजा थे जिनको सरदार वल्लभ भाई पटेल घुटनों पर लेके आ गया, ठीक है, तो वो था लौह पुरुष अपना। तो ये राज प्रमुख, उपराज प्रमुख, ये वाले पद यहां पर बनाए गए। अब देखो आप पहले चरण में, देखो मैंने आपको बताया राजस्थान में टोटल कितनी रियासतें हैं, राजस्थान में टोटल रियासतें हैं 19 रियासतें हैं। इन 19 रियासतों में से मत्स्य संघ में 4 रियासतों को बनाकर अलग पटक दिया। अभी इनका भाग्य तय नहीं है कि ये राजस्थान में मिलेगी या ये यूपी में मिलेगी, अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया। राजस्थान निर्माण का चरण शुरू हुआ यहां से, इन 9 रियासतों को दूसरे चरण में मिला दिया गया। अब देखो 4 रियासतें ये और 9 रियासतें ये, इनका तो कोई लेना देना अभी तक है ही नहीं, इनको कहां मिलाएंगे ये डिसीजन बाद में लिया जाएगा। तो कुल मिला के 9 रियासतें तो ये हो गई, और 9 और 4 15, सॉरी 9 और 4 13 रियासतों तक का काम यहां तक हो चुका था। अब पीछे कितनी बच रही है, 19 में से जब 19 में से 13 रियासतें सेकंड चरण तक निमट चुकी है, अब कितनी बची हुई है, 6 रियासतें।
अब इन 6 रियासतों का आगे काम होना बाकी है। तीसरा चरण 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान के नाम से इसका विलय किया गया। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि साहब ये दक्षिण वाली सारी मिल गई, झालावाड़ वाली, ये पूरी हाड़ौती वाली पूरी मिल गई, और ये टोंक किशनगढ़ शाहपुरा भी मिल गया। बीच में फंसा हुआ था मेवाड़ रियासत, उदयपुर वाला एरिया। महाराणा भूपाल सिंह जी ने मना कर दिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खूब कहा था, खूब मिन्नतें करी थी इससे, भाई मिल जा रहे भाई, मिल जा रहे भाई। लेकिन बाद में समय आया जब ये 25 मार्च को दूसरा चरण हुआ, इसके 2 दिन पहले मतलब 23 मार्च 1948 को मेवाड़ प्रजामंडल वाले जो क्रांतिकारी थे, जो कार्यकर्ता थे, उन क्रांतिकारियों ने, उन कार्यकर्ताओं ने मेवाड़ में ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर दी कि यहां का शासक महाराणा भूपाल सिंह हाथ जोड़ता हुआ गया सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास कि भाई जो भी हो, मुझसे गलती हो गई, क्षमा कर दो मुझे, और मुझे भी राजस्थान में मिला लो, और राजस्थान में मिला लो। तो लेकिन उस समय चूंकि ये सारा काम हो चुका था, भाई 23 मार्च को तुम मिलने के लिए आए हो, 25 मार्च को तो हमारा ऑलरेडी प्रोग्राम है, अब 2 दिन में सारा काम नहीं कर सकते, सारा डिसीजन चेंज नहीं कर सकते, प्रोग्राम को पोस्टपोन नहीं कर सकते, इसलिए अगले महीने आना और अगले महीने अपना विलय कर लेना। तो अगले महीने बुलाया गया तीसरे चरण में। और तीसरे चरण में देखो ये 9 रियासतें कौन सी वाली जो सेकंड चरण के अंदर मिली है, इन 9 रियासतों में भाई वो मत्स्य संघ वाली 4 तो अलग ही पड़ी, उनको तो भूल जाओ अभी तक। 9 रियासतों से काम शुरू किया। इन 9 रियासतों में एक रियासत उदयपुर जुड़ गई, तो अब कितनी हो गई? 10 रियासतें। उदयपुर वाले जब रियासत जुड़ी, चूंकि अब उदयपुर का तो अपना खुद का गौरव था, बप्पा रावल, महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप, राणा सांगा सारे इसी में हुए, तो राजस्थान की जितने भी दमदार पार्टियां थी वो सारी इसी में थी। इसलिए इसने कहा कि देखो मिल तो मैं जाऊंगा, लेकिन कुछ शर्तें हैं। एक शर्त ये कि मुझे 20 लाख रुपए प्रीवी पर्स के रूप में दिया जाए। प्रीवी पर्स का मतलब भाई सारे अधिकार तो तुम मुझसे छीन लोगे, जब सारे अधिकार छीन लोगे तो राजा का शासन किससे चलता है? रेवेन्यू से चलता है। जब राजस्व वसूली का अधिकार मेरे पास नहीं रहेगा तो फिर मैं अपनी इतनी बड़ी रियासत, इतने बड़े महल है, इतने नौकर, इनका खर्चा कैसे चलाऊंगा? तो 20 लाख रुपए प्रीवी पर्स मुझे दिया जाए। ठीक बात है। हमेशा मैं राजधानी रहूंगा, मतलब राजस्थान की राजधानी बनाया जाए उदयपुर को, और हमेशा राज प्रमुख के पद पर मुझे बिठाया जाए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा भाई देख अब मेरी बात सुन, है ना, ये शर्तें वर्ते बात की बात है, अभी तो तुम मिल जा, तेरा सारा काम मैं कर दूंगा। तो इसको राजी करने के लिए इसकी सारी मांगे मान ली गई। बस इसको ये कहा गया कि भाई अगर तू 20 लाख रुपए प्रीवी पर्स के रूप में लेगा तो फिर बाकी रियासतें भी डिमांड करेगी, इसलिए एक काम कर, तू प्रीवी पर्स के रूप में 15 लाख रुपए ले ले और 5 लाख रुपए मेवाड़ में धार्मिक कार्यक्रमों के हिसाब से लेता रहना। ठीक है, तो कुल मिला के जैसे तैसे करके तुझे 20 लाख रुपए दे देंगे, तुझे राजधानी बना देंगे और तुझे राज प्रमुख का पद दे दिया जाएगा। इस शर्त पर उदयपुर वाला मिला तो उदयपुर को बना दिया गया राजधानी। ठीक है, उसके बाद इसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया। राज प्रमुख जैसी शर्त थी महाराणा भूपाल सिंह को बनाया गया, और उप राज प्रमुख किसे बनाया गया तो कोटा वाले भीम सिंह जी को वरिष्ठ और बूंदी वाले बहादुर सिंह जी को कनिष्ठ उपराज प्रमुख बना दिया गया। और कनिष्ठ उपराज प्रमुख में डूंगरपुर वाले लक्ष्मण सिंह जी को भी जोड़ दिया गया। मतलब पिछली रियासतों में जो राज प्रमुख है वो इस बार उपराज प्रमुख बन जाएगा, ये हमेशा आप याद रखना। तो इस तरीके से ये तीसरा चरण मिला। अब देखो आप 4 रियासतें मत्स्य संघ वाली, इनको तो भूल जाओ। दूसरे चरण में 9 रियासतें मिल गई और इन 9 रियासतों में एक रियासत और मिल गई उदयपुर। तो ये यहां तक तीसरे चरण तक 10 रियासतें तो कंट्रोल में आ चुकी थी, 4 रियासतें ऑलरेडी कंट्रोल में थी, तो 9 और 1 10, 10 और 4 14। अब बच रही पीछे 5 रियासतें। अगला चरण है एकीकरण का चौथा चरण 30 मार्च 1949 को हुआ और इसका नाम रखा गया वृहत राजस्थान। वृहत राजस्थान क्यों रखा गया? क्योंकि राजस्थान की जितनी बड़ी बड़ी रियासतें थी, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, ये 4 बड़ी बड़ी रियासतें मिला दी गई किसमें? संयुक्त राजस्थान में। जो पिछला चरण था मैंने आपको बताया अभी, तीसरे चरण तक 10 रियासतें मिल चुकी थी, तो उन 10 रियासतों के साथ जोड़ दिया गया इन 4 रियासतों को। टोटल हो गई 14 रियासतें। अब 19 में से बच गई केवल और केवल कितनी? 5 रियासतें। 10 और 4 14। अब देखो आप
राजधानी बनाया गया जयपुर को। राजधानी जब जयपुर को बनाया गया तो बाकी वालों ने डिमांड कर दी कि राजधानी जयपुर नहीं बन सकती, राजधानी बनेगी जोधपुर, क्योंकि क्षेत्रफल के अंदर सबसे बड़ी कौन सी है, जोधपुर। उधर बीकानेर वाला कह रहा है कि ना राजधानी मुझे बनाओ, जैसलमेर वाला कह रहा है कि राजधानी मुझे बनाओ। इसके लिए एक समिति बनाई गई, उस समिति का नाम था सत्यनारायण राव समिति, पी सत्यनारायण राव समिति। इस सत्यनारायण राव समिति की सिफारिशों पर 7 सितंबर 1949 को जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया गया। तो जयपुर जो राजधानी बनी थी ना, यह प्रश्न आ जाए कि जयपुर को किस समिति की सिफारिशों पर राजस्थान की राजधानी बनाया गया, देन आंसर होगा सत्यनारायण राव समिति की सिफारिशों पर। फिर सत्यनारायण राव समिति ने यह भी कहा कि अब अगर हम जयपुर को राजधानी बना देंगे तो और रियासतों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए भी कुछ ना कुछ उनको देना पड़ेगा। तो हाईकोर्ट जो है आज जोधपुर में है, वो इसी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिशों पर हुआ। आज शिक्षा विभाग बीकानेर में है निदेशालय, ये इसी समिति की सिफारिशों पर रखा गया। खनिज माइंस विभाग उदयपुर में है, वन और सहकारी विभाग कोटा में है, कृषि विभाग भरतपुर में है। तो ये सारे विभाग अपनी अपनी रियासतों के महत्व को बनाए रखने के लिए इस सत्यनारायण राव समिति की सिफारिशों पर बनाए गए थे, और सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर ही जयपुर को राजधानी बनाया गया था। इधर उद्घाटन, अब देखो मेरी बात सुनो, पहले में एनवी गोडगिल, दूसरे में उद्घाटन एनवी गोडगिल, तीसरे में उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू, और चौथे में चूंकि पूरा राजस्थान ही मिलने वाला था, 4 बड़ी बड़ी रियासतें मिलने वाली है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि इस बार तो मैं खुद ही जाऊंगा, इस बार मैं खुद जाऊंगा, क्योंकि लगभग सारी रियासतें कंप्लीट हो चुकी है। तो सब इन्होंने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल खुद ही आएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल खुद आए और इसका उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री, जयपुर में उस समय यही थे नाम पॉपुलर। राज प्रमुख मान सिंह। अब फिर लड़ाई हो गई। अब लड़ाई इसलिए हो गई कि राज प्रमुख पे पहले शर्त हुई थी उदयपुर वाले में। उदयपुर वाले में यह शर्त थी कि राज प्रमुख का पद मुझे दिया जाए और राजधानी भी मुझे दी जाए। इसी शर्त पर तो उदयपुर वाला मिला था। लेकिन अब इधर जयपुर वाला, क्योंकि जयपुर को भी मिलाना जरूरी है, अब जयपुर वाला कह रहा है कि नहीं राज प्रमुख मैं बनूं, उदयपुर वाला कह रहा है कि राज प्रमुख मैं बनूं। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजराती बढ़िया आदमी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिमाग लगाया, भाई इन दोनों में से सबसे बड़ा आदमी कौन है? तो सबसे बड़ा आदमी है इनमें से महाराणा भूपाल सिंह। महाराणा भूपाल सिंह को समझाया क्या करोगे राज प्रमुख बन के? राज प्रमुख से आपको बड़ा पद दिया जाता है, आपको बनाया जाएगा महाराज प्रमुख। लेकिन वास्तविकता में महाराज प्रमुख की शक्तियां उतनी ही थी जितनी आज के संविधान में राष्ट्रपति की होती है। रबड़ का स्टाम्प था, सिर्फ साइन करने का काम था उसका। सारी शक्तियां आज भी प्रधानमंत्री में होती है और प्रधानमंत्री अपनी मंत्री परिषद की सहायता से सारी शक्तियों का प्रयोग करता है। ठीक है साहब। लेकिन राष्ट्रपति के हाथ में कुछ नहीं है। संवैधानिक प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति है, लेकिन है उसके पास कुछ भी नहीं, रबड़ का स्टाम्प है, रबड़ की मोहर है। वैसे ही इन महाराज प्रमुख बनाने के लिए महाराणा भूपाल सिंह को दे दी भाई साहब गोली। इनको बहुत तगड़ी गोली दे दी, रबड़ की गोली। अब इसको आप चबाते रहो। अब भूपाल सिंह घमंड में चूर हैं कि मैं महाराज प्रमुख बन गया, और मान सिंह क्या है? मान सिंह तो राज प्रमुख ही है, मैं महाराज प्रमुख हूं। जबकि सारी शक्तियां किसके हाथ में थी? मान सिंह जी के हाथ में थी। राजधानी जयपुर को बुना ही लिया गया था। तो ये इस प्रकार चौथा चरण कंप्लीट हुआ। अब देखो आप, मत्स्य संघ में 4 रियासतें अलग से मिला दी थी, दूसरे में 9 रियासतें पूर्वी राजस्थान की मिलाई। इन 9 रियासतों में से एक रियासत तीसरे चरण में उदयपुर मिल गई, 9 और 1 10। उसके बाद चौथे चरण में 4 रियासतें और मिल चुकी है, मतलब 14 रियासतें। ठीक है, 9 रियासतें तीसरे चरण में, 1 रियासत, 9 रियासतें दूसरे चरण में, 1 रियासत तीसरे चरण में और 4 रियासतें चौथे चरण में। ये मिल गई 9 और 1 10 और 4 14 रियासतें हो गई। राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट। 14 रियासतें तो ये है, और 4 रियासतें अभी तक हमारे कंट्रोल में है। तो 14 और 4 18। तो फिर अब क्या होगा अगले चरण में? अगले चरण में ये होगा 5वें चरण में कि ये जो वृहत राजस्थान हमने बनाया, वृहत राजस्थान मतलब दूसरे चरण की 9 रियासतें, तीसरे चरण की उदयपुर रियासत 1 और चौथे चरण की 4 रियासतें। ये जो 14 रियासतें हैं, ये 14 रियासतें बन गई है वृहत राजस्थान। भाई वृहत राजस्थान में कितनी रियासतें हैं? 14 रियासतें। अब जो हमने पहले चरण में बनाई थी मत्स्य संघ, उस मत्स्य संघ और वृहत राजस्थान को मिलाकर बना दिया जाए
संयुक्त वृहत राजस्थान। याद रखना, क्योंकि पहले तीसरे चरण का नाम भी संयुक्त राजस्थान है, चौथे चरण का नाम वृहत राजस्थान है। तो ये मत सोच लेना कि वृहत राजस्थान और संयुक्त राजस्थान को अपने आप मिला दिया, ना ना ना। यहां वृहत राजस्थान यानी कि ये 14 रियासतें और मत्स्य संघ जो पहले चरण के दौरान बनाया गया था, इसका विलय आपस में कर दिया गया। यानी कि 14 तो ये और 4 ये, कितनी हो गई? 18 रियासतें। 18 रियासतों का विलय 5वें चरण के तहत कर दिया गया और नाम रखा गया इसका संयुक्त वृहत राजस्थान। अब मत्स्य संघ का जो विलय किया गया, क्योंकि मत्स्य संघ को पहले कहा था, पहले यह कहा था कि या तो आपको राजस्थान में मिलाएंगे या फिर आपको यूपी के अंदर मिला देंगे, ठीक है, क्योंकि धौलपुर वाला जो एरिया है उसका तो पूरा कल्चर ही यूपी वाला है। इसलिए धौलपुर इन मत्स्य संघ में से एक ऐसी रियासत थी, धौलपुर। मत्स्य संघ में से एक ऐसी रियासत भी थी धौलपुर, जहां पर जनता से उनकी मांग जानी गई थी, यानी कि जनमत संग्रह जो है वो यहां पर करवाया गया था, ये जनमत संग्रह, ठीक है। तो मत्स्य संघ की किस रियासत में जनमत संग्रह करवाया गया था? तो वो धौलपुर के अंदर करवाया गया था। अब मत्स्य संघ में, चूंकि मत्स्य संघ या तो राजस्थान में मिले या उत्तर प्रदेश में मिले, इनकी डिमांड यही थी। इस डिमांड को सोल्व करने के लिए, इस मुद्दे को सोल्व करने के लिए शंकर राव देव या शंकर देवराव नाम से एक समिति बनाई गई। 3 सदस्य इसमें थे, तो एक सदस्य तो खुद शंकर राव देव है, ठीक है, और दूसरे सदस्य कौन से हैं? ये एग्जाम में आ सकता है, याद रखना, एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये तो पूछा हुआ है, ये तो पूछा हुआ है कि कितने सदस्य थी, तो 3 सदस्य इसमें शामिल थे। अब तीसरा सदस्य, दूसरा और तीसरा सदस्य कौन है? क्योंकि एक सदस्य तो खुद शंकर राव देव है, दूसरा सदस्य है इसका आर के सिद्धावा और तीसरा सदस्य है इसका प्रभु दयाल। तो ये शंकर राव देव समिति किस चरण से संबंधित है? मत्स्य संघ का वृहत राजस्थान में विलय करने से संबंधित है, मतलब 5वें चरण से संबंधित है, ठीक है साहब। अगला है छठा चरण, 26 जनवरी 1950। इसका नाम रख दिया गया साहब राजस्थान। 26 जनवरी 1950 को ही पहली बार ये जो हम राजस्थान देख रहे हैं, विधिवत रूप से राजस्थान का नामकरण 26 जनवरी 1949 को किया गया। राजस्थान का नामकरण, ये नामकरण पहली बार 1949 को किया गया। और मैंने आपको बताया था कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, तो राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। चौथा चरण जब हुआ तो 30 मार्च 1949 को राजस्थान दिवस के रूप में हमने मनाया, ये 30 मार्च, ठीक है साहब। तो अब देखो आप भाई, चौथे चरण, 5वें चरण तक कंप्लीट 18 रियासतें मिल चुकी है, एक रियासत बची हुई है, वो है आपकी सिरोही। अब इस सिरोही का विलय किया जाएगा, लेकिन चूंकि सिरोही में आबू, जो माउंट आबू वाला एरिया है वो वाला, और एक है देलवाड़ा। अब माउंट आबू वाला जो एरिया है, या तो हिल स्टेशन है, पर्यटन की दृष्टि से ज्यादा अच्छा है, तो अगर ये चीजें, अच्छा, दूसरा देलवाड़ा के जैन मंदिर, ये भी सिरोही में है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, चूंकि सारा सिस्टम उन्हीं के हाथ में था, भाई का सिस्टम चलता था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया कि आबू और देलवाड़ा को गुजरात में मिला दिया। अब चूंकि उस समय गुजरात तो था नहीं, तो बंबई प्रेसिडेंसी थी, तो बंबई में उनको मिला दिया गया और राजस्थान को दे दिया गया केवल और केवल सिरोही। आबू और देलवाड़ा गुजरात में ले गए सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्यों? क्योंकि यहां पर्यटन बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा तो रेवेन्यू बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा तो उतना ही विकास हमारे पास होगा, तो सिरोही दे दिया। यानी कि एक तरीके से अगर ये माना जाए तो आम का पूरा जो आइटम है वो तो निकाल लिया और गुठली गुठली के रूप में सिरोही पकड़ा दिया राजस्थान वालों को। अब इस चीज को लेकर दिमाग खराब, क्योंकि हमारा जो नेता था, देखो 3 चीजें गुजरात में चली गई। कौन कौन सी चीजें? एक तो आबू जो हमारा हिल स्टेशन है, दूसरा देलवाड़ा जो हमारे जैन मंदिर है, और तीसरी चीज इस सिरोही क्षेत्र में जन आंदोलन चलाने वाला राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट, क्योंकि गोकुल भाई भट्ट जो है वो हाथमा गांव के थे, हाथमा गांव सिरोही, और ये हाथमा गांव सिरोही भी चला गया आबू देलवाड़ा वाले एरिया के अंदर। तो राजस्थान वाले जो बाकी नेता थे, जिसमें हीरालाल शास्त्री का नाम सबसे ऊपर है, हीरालाल शास्त्री वगैरह गए और सिरोही में सरदार वल्लभ भाई पटेल के समक्ष
ज्ञापन दिया और हड़ताल पर बैठ गए। हड़ताल पर बैठ गए कि भाई हमारा साथी गोकुल भाई भट्ट गुजरात में चला गया, वापस लाओ। तो भाई वापस दे देंगे, वापस देंगे तो वापस दिया, तो गोकुल भाई भट्ट का गांव दे दिया। फिर भी आबू और देलवाड़ा, मतलब कुल मिला के सरदार वल्लभ भाई पटेल की नीयत खराब हो गई आबू और देलवाड़ा को लेकर। तो आबू और देलवाड़ा नहीं दिया, सिरोही सिरोही दिया। इस विषय का अब ये छठा चरण कंप्लीट हुआ। तो कुल मिला के 18 रियासतें तो ये मिल चुकी थी, इसमें सिरोही मिला ली, 19 रियासतें हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब 19 रियासतें कंप्लीट हो गई तो राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हो गया। लेकिन राजस्थान में जो सिरोही वाला मामला था ये उलझा रह गया। सिरोही वाले जो नेता थे वो नहीं माने, आबू देलवाड़ा लेकर रहेंगे, इसके लिए अपनी जान दे देंगे। जैसे अमित शाह कहता है ना, कश्मीर के लिए अपनी जान दे देंगे, वैसे आबू देलवाड़ा सिरोही वालों ने कहा आबू देलवाड़ा इसके लिए अपनी जान तक दे सकते हैं। तो फिर बाद में राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 बना। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की। और राज्य पुनर्गठन आयोग जो 3 सदस्यीय आयोग था, ये 3 सदस्य कौन कौन से थे? इसका अध्यक्ष था फजल अली, इसलिए इसको कई बार फजल अली आयोग के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा के.एम. पर्णिकर और एक हृदयनाथ कुंजरू, एच.एन. कुंजरू, पूरा नाम पूछा जा सकता है। तो के.एम. पर्णिकर, हृदयनाथ कुंजरू और फजल अली, ये 3 सदस्य इसमें थे राज्य पुनर्गठन आयोग। इस पुनर्गठन आयोग ने ही फिर बाद में सिफारिश की। इस पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 7वें चरण में 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हुआ, जब ये राजस्थान बना कंप्लीट, उस समय ये आबू देलवाड़ा जो है ये दे दिए गए सिरोही को। और मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र था सुनेल टप्पा। ये सुनेल टप्पा मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र था सुनेल टप्पा, ये ले लिया गया झालावाड़ में। तो वर्तमान में ये झालावाड़ में है। ठीक है, आबू देलवाड़ा सिरोही में आ गया, मध्य प्रदेश का सुनेल टप्पा झालावाड़ में आ गया। और कोटा का एक एरिया था, छोटा सा एरिया, सिरोंज क्षेत्र, ये सिरोंज क्षेत्र हमने एमपी को दे दिया। यानी कि 7वें चरण में आबू देलवाड़ा हमने लिया, सुनेल टप्पा हमने लिया, और हमने दिया क्या? हमने दिया सिरोंज क्षेत्र। तो सुनेल टप्पा अब अभी झालावाड़ में है, और सिरोंज जो पहले कोटा में था अब वो मालवा का एरिया है, मध्य प्रदेश वाला एरिया है। तो इस तरीके से 7वें चरण में सिरोही का कंप्लीट जो है वो विलय कर लिया गया। अब आपसे अगर मैं प्रश्न पूछूं कि साहब राजस्थान जो है, राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया? ठीक है, तो राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में, जैसे ये जो भौगोलिक अभिव्यक्ति हम देख रहे हैं, ये भौगोलिक अभिव्यक्ति बनकर कंप्लीट हुई राजस्थान के एकीकरण के बाद। यानी कि 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हुआ, एकीकरण पूर्ण हुआ, उस समय राजस्थान इस कंडीशन में हमारे सामने बनकर आया। तो ये एकीकरण की कहानी थी, इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही, इसके बारे में हमने ये चर्चा की। तो 7 चरण हैं, इसमें से कुछ एक इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, फिर बता रहा हूं कि साहब ये जो मत्स्य संघ था, इस मत्स्य संघ का नामकरण किसके सिफारिश पर? तो साहब के.एम. मुंशी की सिफारिश पर। उसके बाद जयपुर जो थी, जयपुर हमारी राजधानी बनी, इस जयपुर को राजधानी बनाने के लिए जो समिति गठित की गई, ये समिति कौन सी थी? तो सत्यनारायण राव समिति, सत्यनारायण राव समिति। ठीक है, इसके बाद वृहत राजस्थान जो था, इस वृहत राजस्थान में मत्स्य संघ को मिलाने का काम जो किया गया वो कौन सी समिति थी? तो आंसर होगा वो शंकर देवराय समिति। 3 सदस्य थी, 3 सदस्य मैं आपको बता चुका हूं। इसके अलावा सब राजस्थान दिवस, ये राजस्थान दिवस कब मनाया गया? तो राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। शुरू कब से हुआ? 1949 में, जब हमारा 4था चरण कंप्लीट हुआ। इसके अलावा एक चीज और है कि राजस्थान का विधिवत नामकरण, राजस्थान का
जो नामकरण है, ये राजस्थान का नामकरण पहली बार 26 जनवरी 1950, इस दिन राजस्थान का विधिवत नामकरण हुआ। तो इस प्रकार एक एक करके ये सारी रियासतें जो है राजस्थान के अंदर सम्मिलित हो गई और हमारा प्यारा राजस्थान बनकर हमारे सामने आ गया। ठीक है साथियों, अब एक चीज आप देखो, तो ये हमारे राजस्थान का एकीकरण है और एकीकरण कंप्लीट हुआ हमारा 8 वर्ष 7 माह 14 दिन में, टोटल 7 चरणों में कंप्लीट हुआ। सिरोही का जो एकीकरण है साथियों, ये सिरोही का एकीकरण हमारा हुआ कितने चरणों में? 2 चरणों में ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो अब एकीकरण से रिलेटेड मेरे हिसाब से सारी चीजें हमारे यहाँ आ चुकी है। अब आपका कोई भी सवाल जो है वो गलत नहीं होना चाहिए। अब ये कंप्लीट मेरे हिसाब से मैंने राजस्थान के इतिहास को पूरा खोल के तोड़ मरोड़ के समझा दिया, जितना हो सकता था, जितनी मैं प्रयास कर सकता था आप लोगों के लिए, ये प्रयास मैंने आपके साथ किए। फिर भी क्लास के माध्यम से सारी चीजें तो मैं डिलीवर नहीं कर सकता, जैसे कोई भी टीचर नहीं कर सकता, मैं क्या कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि अभी जैसे जितना मुझे आता है उसका लगभग 70% तो मैंने डिलीवर कर दिया आपको। इतना ही मैं पढ़ा था और एग्जाम में पास होने के लिए जितना मैंने पढ़ाया है ना आपको, उतना मोर देन सफिशिएंट है। इससे ज्यादा बाहर की चीजें आप याद कर भी नहीं सकते। ठीक है, तो मेरा ये जो प्रयास था मेरे भाइयों के लिए, मेरी बहनों के लिए, ये प्रयास तब सार्थक होगा जब आप सिलेक्शन लेकर दिखाओगे। जब गौरव भैया मुझे ये कहेंगे कि कुलदीप जी आपके पढ़ाए हुए ये सवाल, इतने सवाल यहाँ आ चुके हैं और इतने बच्चे आज सेलेक्ट हो चुके हैं, उस दिन मेरी असली गुरु दक्षिणा आपके द्वारा दे दी जाएगी। साथियों, ये जो मुहिम गौरव सर के द्वारा चलाई जा रही है, इस मुहिम की असली फीस तभी सिद्ध होगी, असली फीस वही होगी कि आप सिलेक्शन देकर एक बार फोन करो कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं आपके इस बैच का स्टूडेंट था। सारी क्लासें राजस्थान में निशुल्क चलाई जा रही है, राजस्थान के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है। और हम इतना प्रयास कर रहे हैं, इतनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, इतना हमारा खुद का कीमती टाइम हम आपके लिए लगा रहे हैं, इतने संसाधन खराब कर रहे हैं, और अगर फिर आप अगर जी तोड़ मेहनत नहीं करते, आप अगर सिलेक्शन नहीं देते हमें, तब फिर कहीं ना कहीं मन में एक ठेस पहुंचती है। तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं, आपसे ये आशा करता हूं कि इस बार इस वैकेंसी में आप 110% सिलेक्शन लेकर दिखाओगे। याद रखना, अभी नहीं तो कभी नहीं, यही मौका है, अभी करना है। अभी नहीं कर पाओगे तो फिर कभी नहीं कर पाओगे। ठीक है साथियों, इस दुनिया में आपको कुछ अगर अलग करना है, अपना नाम अगर अमर करना है, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। वो बात आप हमेशा याद रखना कि बहुत कुछ अलग करना पड़ता है कुछ अलग बनने के लिए, बहुत कुछ अलग करना पड़ता है अलग बनने के लिए। राम ने खोया बहुत था प्रभु श्री राम बनने के लिए। वनवास, क्योंकि वो तो दशरथ के बेटे थे, वनवास उन्होंने बिताया, जंगलों में वो भटके, शबरी के बेर खाए, रावण से लड़े, कितने कष्ट उन्होंने सहे। बुद्ध, राहुल नाम का एक लड़का कैसे गौतम बुद्ध बना, वहां तक की कहानी, कितने कष्ट उस आदमी ने सहे, कितनी तपस्या उस आदमी ने सही। तो जब वो लोग कर सकते हैं ना, तो अपने मन में भी लेके आओ कि आप भी कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। बस अपने अंदर जुनून को जगाओ। ये मोटिवेशन वीडियो देखकर, किसी के भी वीडियो देखकर मोटिवेट अगर आप हो रहे हो तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। 10, 15, 20 मिनट के लिए, 1 घंटे, 2 घंटे के लिए, 1 दिन, 2 दिन के लिए आप मोटिवेट रह सकते हो, लेकिन अगर आपके मन में अंदर से खुद की चिंगारी नहीं जगी तो फिर कोई मतलब वाली बात नहीं। इसलिए सबसे बड़ा मोटिवेशन यही है, अपने अंदर मोटिवेशन की आग जगाओ। सक्सेस होना है, ये प्रण लो,
उठो, जागो और तब तक मेहनत करते रहो जब तक अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर लो। जब दशरथ मांझी एक पहाड़ को तोड़कर रास्ता बना सकता है, तो आप क्या नहीं कर सकते? क्या नहीं है आपके अंदर? सब कुछ है, पूरी शक्तियां तुम्हारे अंदर है, बस मेहनत करने की देर है। तो लड़ते रहो, पढ़ते रहो, डटे रहो। वो कहते हैं ना कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिखल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। अरे अगर तुम सक्सेस नहीं हुए ना, तो भी तुम्हारी हार नहीं है। हार नहीं है तुम्हारी, हार उनकी है जिन्होंने अभी तक काम करना शुरू ही नहीं किया। पढ़ रहे हो, सक्सेस नहीं हुए, अनसक्सेस हुए, कोई बात नहीं, तजुर्बा तो मिला। लेकिन जो लोग अभी भी अपने घरों में बैठे हुए हैं, अभी भी मोबाइलों से चिपके हुए हैं, वो हार उनके लिए बनी ही नहीं है, वो हार से भी नीचे वाले लेवल पे है। तो आप मेरे शेरों शेरनियों लगे रहो। इस बार नाम करना है राजस्थान में गौरव बुढ़ानिया सर का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर मुझसे फिर भी अगर कोई सब्जेक्ट की कोई मेहनत आपके लिए होगी, या इस राजस्थान वाले टॉपिक में ही कोई नया टॉपिक मुझे अगर अपनी तरफ से ऐड करना होगा, तो मैं जरूर करूंगा। आपके लिए हम मेहनत करेंगे, हमारे लिए आप मेहनत करना। जय हिंद, जय भारत।